Environment, as I told you, is the sum total of biotic and abiotic elements surrounding us, right? So the functions of the environment are, environment provides us with the resources. Environment से हमें resources मिलते हैं जो कि production के लिए helpful होते हैं. Resources can be renewable as well as non-renewable. So ये इसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट इज बेटे इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ. इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को सस्टेन करता है. हमारी सस्टेनेंस के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए वी रिक्वायर सन, वी रिक्वायर सॉइल, we require water and we require air. All these are the parts of environment. So imagine your life without environment. Absence of environment means absence of life. So this is the important function performed by the environment, that it sustains life. Next function which is performed by the environment is that it absorbs waste. ये भी कल डिस्कस कर लिया था. हमारी जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज हैं, दोनों से ही वेस्ट जनरेट होता है. और ये वेस्ट कहाँ जाता है? It is generated by, it is absorbed by the, it is assimilated by the environment, right? So imagine जहाँ पे वेस्ट आप जो जनरेट कर रहे हैं और कोई एब्जॉर्ब ना कर रहा हो, आपके आसपास आपको वेस्ट दिखे तो कितना अनहाइजीन हो जाएगा और कितनी बीमारियां फैलेंगी. ठीक है, लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी एक एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होती है, यानी उसमें एक कैपेसिटी है जो कि हमारे वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है. उसको एसिमिलेटिंग कैपेसिटी भी कहते हैं. नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज. आप अपने बारे में सोचिए, अगर आप लाइफ से एक बड़ा ब्रेक चाहते हैं तो यू फील लाइक गोइंग टू हिल स्टेशंस, जहाँ की सीनरी अच्छी हो, जहाँ पे अच्छे माउंटेन्स हो, अच्छा वेदर हो, प्लेजेंट वेदर हो, रिवर बैरी हो, तो आपको लगता है कि ऐसी जगह जाके आप फ्रेश फील करेंगे, आपको लाइफ से एक ब्रेक मिल जाएगी. ठीक है, तो ये जो एस्थेटिक सर्विसेज हैं, गुड सीनरी, गुड फील, गुड एयर, दीज आर प्रोवाइडेड बाय द environment. But environment is able to perform all these functions within its carrying capacity. Carrying capacity का मतलब क्या है? हर environment की एक carrying capacity होती है. ठीक है, environment की carrying capacity का मतलब है the ability of the environment to absorb wastes which are generated during the process of development. During the process of development, production activities होती हैं, consumption activities होती हैं जो कि waste generate करती हैं. तो इन waste को generate करने की या waste को absorb करने की ability जो environment की होती है उसको कहा जाता है carrying capacity. अगर हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो इतने वेस्ट जनरेट कर रहा है कि वो हमारी कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर जाता है, ठीक है, देन दिस सिचुएशन लीड्स टू द सिचुएशन ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस. तो हमारी जो सिचुएशन है वो एनवायरमेंटल क्राइसिस की तरफ जाती है. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस बोथ दीज टर्म्स. देयर इज the two terms are given to you, carrying capacity of the environment and absorptive capacity of the environment. Carrying capacity के बारे में मैंने आपको बता ही दिया. जो वेस्ट है वो अगर विदिन दी absorptive capacity जनरेट होता है उसको carrying capacity कहा जाता है, which means जो रिसोर्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं it is not above the rate of regeneration. Let us suppose कोई एक रिसोर्स 2 सालों में रीजनरेट हो जाता है और हम उसको मतलब जब हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वो रीजनरेशन के रेट से कम है तो हम कहेंगे ये जो चीज है दिस इज विद इन द एसिमिलेटिंग और द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. राइट, सेकंड इज बेटे एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन.
आज हम इन्वायरमेंटल क्राइसिस के की सिचुएशन फेस कर रहे हैं। सो अब वो हमारी एब्जॉर्ब, इसका मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं वो हमारी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को एक्सीड कर गई हैं। जो रिसोर्सेज हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वेस्ट जो हम जनरेट कर रहे हैं, they are beyond the absorptive capacity. So absorptive capacity means ability of the environment to absorb degradation. हमने क्लास में डस्टबिन रखा है, लंच ब्रेक के टाइम पे आप अपने फॉइल पेपर्स और वेस्ट जो है उस डस्टबिन में डाल देते हैं। अगर वो डस्टबिन आप भर गया है फिर भी उसके ऊपर वेस्ट डाल ही जा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को आप एक्सीड कर रहे हो, राइट। Now coming to the state of environment in India. बेटे जो environment की state है इंडिया में वो हम दो categories में discuss कर सकते हैं. One is the problem of pollution and another is the problem of excessive exploitation of resources. Excessive exploitation of resources. So first of all, problem of pollution. ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बेटे. What is problem of pollution? Whenever harmful substances, harmful gases, harmful pollutants get injected, ठीक है, into the air, water or land, this takes the form of pollution. Pollution can be of different types. We are facing the problem of air pollution, we are facing the problem of water pollution, land pollution, noise pollution. The main reason behind pollution, all kind of pollution is increasing industrialization, increasing population. ये सारे reasons हैं जिसके कारण आज हमें pollution की problem face करनी पड़ रही है. Vehicles का use बढ़ गया है, industries बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोग मैकेनाइजेशन मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम घर में भी हाथ से ना काम करके मशीन से काम करते हैं जिससे कि नॉइस पोल्यूशन होती है, ठीक है. सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ पोल्यूशंस आर स्प्रेड. इसके बेटे कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज ये हम ऑलरेडी +1 में बिजनेस स्टडीज में भी डिस्कस कर चुके हैं. सो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखूंगी, ठीक है. सिलेबस कंप्लीट करना है हमने, बाकी रिवीजन में हम इसको, अगर आपको कोई डाउट हुआ, क्योंकि जनरल टॉपिक है, सो आई एम नॉट स्ट्रेसिंग अपॉन इट. अदरवाइज अगर जिसको कोई भी डाउट है वो पूछ लेगा मेरे से, ठीक है. सो सेकेंड बेटे पार्ट जो हम स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट में करते हैं आफ्टर द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, दैट इज एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम एक्सेसिवली एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, यानी जो उनका रेट है रीजनरेशन का और जो उसका रेट है यूज करने का, दैट इज फार बियॉन्ड द रेट ऑफ रीजनरेशन. यानी हम आज इतने रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं और वो रीजनरेट होंगे 10 सालों में, हम 1 साल में उसको खत्म कर रहे हैं. सो दिस इज एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. दिस प्रॉब्लम फर्दर टेक्स 2 पार्ट्स. हम इसको 2 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं. वन इज डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, ठीक है. डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का क्या मतलब है? डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मीन्स लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड. इंडिया में बेटे वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन में से अगर हम देखें तो 17% पॉपुलेशन, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17% हिस्सा जो है वो इंडिया में रह रहा है. लेकिन इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का सिर्फ पूरे वर्ल्ड एरिया का इंडिया comprises of just 2.5% of world's area. तो मतलब पूरे वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के 2.5% एरिया के ऊपर सरवाइव कर रही है. सो यू कैन इमेजिन द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड. सो हमारे जो लैंड रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर हमारी पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, जिसके कारण लैंड डिग्रेड हो रहा है, यानी लैंड की फर्टिलिटी जो है वो लूज हो रही है. जो लैंड की डिग्रेडेशन है, इट इज कॉज्ड बाय 2 फैक्टर्स. वन, सॉइल इरोजन, अनदर वाटर लॉगिंग.
सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है बेटे, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होता है, जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो कि मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है, जब वो ज्यादा हवा के चलने से, ठीक है, या ज्यादा पानी के आने से, बहाव के आने से वो टॉप लेयर उड़ जाती है, उसका लॉस हो जाता है। सो क्योंकि टॉप लेयर इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर, तेज हवा चली और वो लेयर बह गई, तो इसका मतलब हमारी फर्टिलिटी लूज हो गई, ठीक है। बहुत तेजी से पानी आया और वो टॉप लेयर को बहा के ले गया, उसके कारण भी हमें सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एवरी ईयर बेटे, ड्यू टू सॉइल इरोजन, नियर अबाउट 8.4 मिलियन टन्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट। जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं ड्यू टू सॉइल इरोजन, ठीक है। अब नेक्स्ट इज बेटे वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या होता है, जब सॉइल के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसके कारण पानी का कंटेंट जो है वो सॉइल में ज्यादा आ जाता है, एल्कलाइन हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है, उसमें एल्कलाइनिटी ज्यादा हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाती है। नाउ सॉइल इरोजन एंड वाटर लॉगिंग किस कारण से आ रही है बेटे, डिफॉरेस्टेशन के कारण आ रही है। जब हम ट्रीज उगाते हैं ना, तो ट्रीज टॉप लेयर को बाइंड करके रखते हैं, हमारी सॉइल को आपस में बाइंड करके, बाउंड करके रखते हैं। लेकिन जब ट्रीज लोग उखाड़ी जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होती जा रही है, फॉरेस्ट का एरिया खत्म होता जा रहा है, तो वो जो लेयर है वो लूज हो जाती है, जिस कारण से हवा के आने से वो जल्दी बह जाती है, ठीक है। सो दिस इज वन प्रॉब्लम, दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन का मतलब है लॉस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड। Another problem which relates to excessive exploitation is बेटे deforestation. Deforestation का मतलब ही क्या है, destruction of forest cover of an area. इंडिया में फॉरेस्ट कवर जो है वो बहुत कम रह गया है। सो जितना ज्यादा हम फॉरेस्ट कवर एक कंट्री में होता है ना, वो एक इंडिकेटर होता है ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड। लेकिन इंडिया में after independence, deforestation has been going on the large scale. Environment resources are being excessively exploited. So physical as well as natural capital, which is required for the process of production, that is being lost in our country. Population बढ़ती जा रही है, urbanization होती जा रही है, industrialization होती जा रही है, ये सब के कारण deforestation हो रही है, ठीक है। डिमांड गुड्स की बढ़ती जा रही है, फार्म प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिस कारण से हमें पेड़ काट के और वहाँ पर खेती बाड़ी करनी पड़ती है, या वहाँ पर हमें रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनानी पड़ती है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। सो ऑल दीज फैक्टर्स बेसिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन ऑफ लैंड। इंक्रीज in population, increase in demand for goods because of increase in population, increasing urbanization and increasing industrialization are responsible for the deforestation of land. Okay. So going to the next topic, causes of environmental degradation. बेटे environment degrade हो रहा है, ठीक है। So क्या कारण है environment की degradation के? What are the causes, basic reasons why environmental degradation is taking place, why we are at the threshold of the environmental crisis? Main root cause, कोई भी प्रॉब्लम आप ले लो, उसका रूट कॉज क्या होता है, रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। सो बेटे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज थोड़ी ना बढ़ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का स्टॉक तो उतना का उतना ही है। तो क्या हो रहा है, रिसोर्सेज उतने ही हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बर्डन डालती जा रही है, ठीक है। तो हमें जो फॉरेस्ट लैंड है उसको हमें लैंड फॉर इंडस्ट्रियल यूज या लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में हम ज्यादा वेस्ट डाल रहे हैं, वी आर पुटिंग मोर वेस्ट in our environment than it can absorb. So this leads to
environmental degradation. Another is bete poverty. You know, compelling poverty is another reason for environmental degradation. For some, it might be difficult to establish, you know, the relationship, how poverty is responsible for environmental degradation. So let me tell you, bete, poor people are, you know, they cannot afford fuel. They cannot afford LPG at their home. So how do they cook their food? Making use of animal waste, making use of wood. So they go to the nearby forest, they break the woods, पेड़ काटते हैं, पेड़ काटने से जो उनके पास लकड़ी आती है उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है. सो दिस हैज कॉज्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है. द नेक्स्ट इज बेटे, सबको मालूम है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन. हम रैपिड रेट पे अपनी कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज करते जा रहे हैं जिससे कि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, लेकिन इसकी हमें बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है. ऑल द इकोनॉमीज आर पेइंग अ हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड दैट इज पोल्यूशन. हमारी इट इज प्लेइंग हैवक विद आवर हेल्थ. सो इंडस्ट्रीज कॉज लॉट ऑफ पोल्यूशन. दे कॉज, यू नो, एयर पोल्यूशन, दे कॉज वाटर पोल्यूशन. अभी लेटली आपने देखा दिवाली के दिनों में, और इवन जब यहाँ पर हार्वेस्टिंग सीजन है, पराली जला रहा था फार्मर, तो जो पोल्यूशन का एयर क्वालिटी इंडेक्स से हम पोल्यूशन का लेवल मेजर करते हैं, जो कि 150 के आसपास भी थोड़ा सा नॉर्मल, इससे बिलो ही नॉर्मल माना जाता है. जलंधर में वो 400 एक्सीड किया हुआ था और दिल्ली में 900 से भी एक्सीड किया गया था. सो यू कैन सी द फ्यूम्स विच आर गोइंग इनटू योर बॉडी ऑल ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. देन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी बेटे, एक तो हम फर्टिलाइजर्स का इतना इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजर्स बेटे हमारी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. फर्टिलाइजर फर्टिलिटी बढ़ाते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए. जब हम उन फर्टिलाइजर्स, क्योंकि है तो आर्टिफिशियल ना, केमिकल है, जब हम सॉइल को फर्टिलाइजर से ट्रीट करते जाते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लग जाती है. फिर हम इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं which also leads to air pollution, water pollution, ठीक है. And then when we burn waste, agricultural waste, it also leads to pollution. Urbanization is another factor responsible for environmental crisis. People's tendency to move from rural areas to urban areas. Otherwise, we consider it as an index of development. जब एक कंट्री में अर्बनाइजेशन आती है, यानी अर्बन एरियाज में लोग ज्यादा रहते हैं, दे टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, हम उसको एक इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट मानते हैं. लेकिन बेटे जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा लोग अर्बन एरियाज में आते हैं, तो उनको ज्यादा घर चाहिए होते हैं, रोड्स बनानी पड़ती हैं, उनके लिए पार्क्स बनाने पड़ते हैं. तो अगेन इट लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड. आने वाले टाइम में तो ऐसा लग रहा है तो जितने भी पार्क्स वगैरह ना, उसको भी गवर्नमेंट एक्वायर करके उसके ऊपर भी घर बनाना शुरू कर देगी, ठीक है. तो अगर सिचुएशन ऐसी ही रही पॉपुलेशन की तो ठीक है. देन वी शुड नो अबाउट द मेजर्स टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. बेटे हम कौन कौन से मेजर्स जो हैं अडॉप्ट कर सकते हैं. पब्लिक अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड. पब्लिक शुड बी मेड अवेयर. जैसे आप देखते होगे पराली ना जला, फार्मर को वो एक सॉन्ग सा बना के, हर नुक्कड़ नाटक वगैरह करके उनको घर घर जाके बता के कि भी ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, आप ऐसा ना करो, ये किया जाता है. देन पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल रखना बेटे मस्ट है. कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये तो इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं ना हम, पॉवर्टी को दूर करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, इनइक्वालिटी को दूर करना है, इन्फ्लेशन को दूर करना है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करो. तो एक प्रॉब्लम, एक पॉपुलेशन कंट्रोल करने से आपकी देखो कितनी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती है, इवन इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है. देन जो हमारा व्हीकल्स हैं, तो आजकल तो स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं. गवर्नमेंट ने नए व्हीकल्स मार्केट में आ ही नहीं सकते अगर वो पोल्यूशन नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करते, चाहे वो 2 व्हीलर्स हैं, चाहे वो 4 व्हीलर्स हैं. लेकिन जो पुराने व्हीकल्स भी हैं उनको हमें मेंटेन करना चाहिए, उनका पोल्यूशन कंट्रोल टाइम टू टाइम
कराना चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज द अनदर मेजर। गवर्नमेंट क्या करती है, जो आपका वेस्ट होता है उसको बेटे फ्यूल में कन्वर्ट करती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हम इसको कहते हैं। जितना भी वेस्ट होता है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको प्लांट्स में डाल के उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसका फ्यूल बना दिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी गुड टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग आवर इन्वायरमेंटल क्राइसिस। देन रिसाइकलिंग, वेस्ट को रिसाइकिल करना। 3 R जो है, रीयूज, recycle, so these should be taken care of. Even at individual level, people should make, you know, this into practice. Then public should be encouraged to make use of public means of transport. हम क्या हर मतलब नेक्स्ट डोर नेबर भी आपका सेम जगह आने के लिए निकलता है तो अपने अपने हम व्हीकल्स पे निकल जाते हैं। ठीक है, सो कार पूल करनी चाहिए। और अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट की बसेस होती हैं जो सिटी में ट्रैवल करती हैं, इवन मेट्रो आजकल है। ठीक है, तो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड बी इनकरेज। देन पॉवर्टी शुड बी रिड्यूस, पॉवर्टी को दूर करेंगे तो भी हमारा इन्वायरमेंट, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। आप जंगल में से लकड़ियां नहीं काटने जाओगे क्योंकि आप फ्यूल अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो पॉवर्टी रिमूव होगी तो भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस दूर होंगे। नेक्स्ट इसका बेटे पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहते हैं? एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो बेटे while developing ourselves economically, we forgot that our next generation is also there. They also need resources for the development. But what we've been doing, we've been making excessive use of the natural resources beyond their rate of regeneration. आज जिस रेट पे हम अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आने वाले टाइम पर वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो खत्म हो जाएंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन, मुझे बताओ, वो कैसे डेवलप कर पाएगी? वो डेवलप नहीं कर पाएगी। क्यों? व्हाट इज डेवलपमेंट? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। हाउ प्रोडक्शन टेक्स प्लेस? विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। तो जब रिसोर्सेज ही नहीं छोड़े हमने उनके लिए, हमने आने वाली जनरेशन के लिए कोई रिसोर्सेज ही नहीं छोड़े, तो वो बेटे प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे? प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी तो डेवलपमेंट कैसे करोगे? सो इसका मतलब ये जो डेवलपमेंट है जो हम आज कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। उस पे एक फुल स्टॉप लग जाएगा, वो सस्टेन नहीं करेगी। सो रियलाइजिंग दिस, economists all over the world have stressed upon the concept of sustainable development. What is sustainable development? It is the process of development which aims at improving the standard of living of both present as well as future generation, which aims at improving the quality of life of both present as well as future generation, and also with making efficient use of our natural resources. So sustainable development वो प्रोसेस है बेटे जो एक तो प्रेजेंट जनरेशन के ऊपर फोकस करता है, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर भी फोकस करता है। सेकेंडली, ये वो प्रोसेस है जो कहता है कि डेवलपमेंट करते करते आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज का भी ध्यान रखिए, उसकी एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन नहीं करिए। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं कहती कि डेवलपमेंट मत करो, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना है, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट ना करें, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज भी छोड़ के जाएं और अच्छा इन्वायरमेंट भी छोड़ के जाएं। ऐसा ना हो कि आने वाली जो जनरेशन है ना, वो मदर के वूम्ब में से ही जो हम सिचुएशंस बना रहे हैं, जिस तरह से धुआं है, AQI है, ठीक है, और रेज हैं हर तरफ से हमें पड़ रही हैं, ओजोन डिप्लीशन हो गया है, तो
ऐसा लग रहा है कि आने वाली जनरेशन जो है दे विल बी बॉर्न विद डिफॉर्मिटीज. डू वी वांट सच अ कंट्री? नो. ठीक है, वी वांट आवर generation, future generation to be born healthy. We want them to grow up in a healthy environment. So बेटे ये आपको एक ब्रुंडलैंड कमीशन के बारे में लिखा हुआ है. एनसीईआरटी में कोई भी ऐसे वर्ड्स है ना वो आपने छोड़ने नहीं है, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं. ब्रुंडलैंड कमीशन emphasizes on protecting the future generation. ठीक है, so you should be aware of this. So what are the various strategies which we can adopt for sustainable development? Because I know I'm going a bit fast, but then I have to complete the syllabus. और जनरल टॉपिक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप पर्सनली या वैसे भी कभी भी पूछ सकते हैं. ठीक है, यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट. ओके, स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. The use of non-conventional sources of energy. हमने ये एक चैप्टर में ऑलरेडी किया था इंफ्रास्ट्रक्चर में सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में. दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल विच हैव बीन इन प्रैक्टिस सिंस लॉन्ग, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी सिंस लॉन्ग. जब से हम सुन रहे हैं ये वाले सोर्सेज ऑफ एनर्जी we've been making use of, और अगर मतलब यही माइंड में आते हैं. बट ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज है ना बेटे, एक ये नॉन रिन्यूएबल है, दूसरा ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं. सो इफ वी वांट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम चाहते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन भी डेवलप करे, वो अच्छे इन्वायरमेंट में जिए, उसके लिए रिसोर्सेज बचे रहें. We should start making use of non-conventional sources of energy like solar energy, tidal energy, hydel energy. ठीक है, many other sources of energy, geothermal energy, ये सारी नॉन कन्वेंशनल है. और बेटे सोलर एनर्जी, सन की रेज खत्म नहीं होंगी तो सोलर एनर्जी भी खत्म नहीं होगी, ये रिन्यूएबल है. टाइडल एनर्जी रिन्यूएबल है. ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करना चाहिए और ना ही ये पोल्यूशन क्रिएट करती हैं. 10 बेटे. नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज LPG, गोबर गैस इन रूरल एरियाज. सो हाउसहोल्ड्स इन रूरल एरियाज दे मेक यूज ऑफ वुड, डंग केक और अदर बायोमास एज फ्यूल. इसके कारण जो है डिफॉरेस्टेशन बढ़ती जा रही है, ग्रीन कवर जो है हमारा खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और काउ डंग की भी वेस्टेज होती है, एयर पोल्यूशन भी कॉज होता है. तो इसके लिए बेटे रूरल एरियाज को भी हमें LPG प्रोवाइड करनी चाहिए और सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोवाइड करनी चाहिए. इसके अलावा गोबर प्लांट्स गवर्नमेंट सेटअप कर सकती है. अब क्योंकि गोबर प्लांट्स को सेटअप करने में इन्वेस्टमेंट लगती है, तो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड इजी लोन्स एंड सब्सिडी फॉर एस्टेब्लिशिंग गोबर प्लांट्स. ठीक है, इससे भी बहुत ज्यादा वेस्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. देन CNG इन अर्बन एरिया शुड बी मेड यूज ऑफ. CNG is compressed natural gas. LPG से जब हम व्हीकल्स चलाते थे ना बेटे, तो उससे क्या होता था, उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होती थी. तो इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने तो बहुत सालों से CNG बसेस चला दी है. यानी आप एज फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं अपनी बसेस में, ना डीजल यूज करें ना LPG यूज करें, कौन सा यूज करें, CNG. सो दैट हैज सिग्निफिकेंटली लोअर्ड एयर पोल्यूशन, और हमारी हवा जो है वो क्लीन हो गई है. मेनी सिटीज इन इंडिया नाउ मेकिंग यूज ऑफ CNG. व्हाट एल्स वी कैन डू बेटे, विंड पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसी जगह जहां पर स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं तो विंड मिल से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. वो भी देखो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है. विंड से टर्बाइंस जो है वो मूव होती हैं
जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। टर्बाइन ही मूव करनी है ना आपने, तो टर्बाइन को किससे मूव कर दिया, विंड से मूव किया। तो देखो दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। देन बेटे सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स, सो वी कैन मेक यूज ऑफ सोलर पावर। ठीक है, सोलर पावर मतलब हमारी जो सन की रेज है वो ऑलरेडी हम यूज करते हैं, हम धूप में कपड़े सुखाने को डालते हैं, हम अपने ग्रेन सुखाते हैं। वी कीप आवरसेल्व्स वार्म ड्यूरिंग विंटर्स बाय गोइंग इन द सनशाइन। सो बेटे यही सन रेज को हम एक सेल्स होते हैं उनमें हम कैप्चर कर लेते हैं ये सोलर, और उससे उस सोलर एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं, फिर उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स। सो दिस वी कैन डू। देन मिनी हाइडल प्लांट्स कैन बी सेटअप। बेटे माउंटेनियस रीजन्स में स्ट्रीम्स होती हैं, पानी बह रहा होता है, जगह जगह पे आप जाओ किसी भी हिल स्टेशन पे, जगह जगह पे स्ट्रीम्स बह रही होती हैं, और ये जो स्ट्रीम्स हैं ये पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल मीन्स थ्रू आउट द ईयर ये बहती रहती हैं, तो इसका मतलब थ्रू आउट द ईयर आपको पानी मिल रहा है। तो क्यों ना आप वहीं पे हाइडल प्लांट्स, छोटे छोटे हाइडल प्लांट्स लगा दें, ताकि आसपास वाले जो एरियाज हैं उनको वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी दे सकें। अभी तक क्या टेंडेंसी है, वी सेटअप लार्ज हाइडल प्लांट्स, है ना। भाखड़ा नंगल डैम है तो वो जो रिवर है उसको हम पानी उसका टैप कर रहे हैं, तो अगर उसका लेवल कम चला जाता है तो हम एट लॉस होते हैं, कहाँ से लाएं पानी। तो बेटे ये जो स्ट्रीम्स हैं ये तो थ्रू आउट द ईयर बहती रहती हैं, तो वहीं पर मिनी हाइडल प्लांट्स अगर हम सेटअप करें और आसपास वाले एरियाज में हम इलेक्ट्रिसिटी इनको दे सकते हैं। देन वी कैन मेक यूज ऑफ बायो कंपोस्ट। बेटे अब इंडियन फार्मर्स जो हैं वो 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, हमने जो हम पहले यूज करते थे बायो कंपोस्ट, उसका इस्तेमाल छोड़ के केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, हमारी जो फर्टिलिटी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, फार्मर की इनकम बढ़ गई, फार्मर भी खुश, कंज्यूमर भी खुश कि उसको लो प्राइसेस पे मिल रहे हैं। लेकिन अब एक यू टर्न आ गया है, अब हमारी फर्टिलिटी सॉइल की केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण बिल्कुल खत्म हो गई है। मोरओवर जो हम चीजें खा रहे हैं हमें लगता है कि ये उतनी हेल्दी नहीं है। सो वी शुड नाउ स्टार्ट मेकिंग यूज ऑफ बायो कंपोस्ट। हमें ऐसी कंपोस्ट बनानी चाहिए विद द हेल्प ऑफ से एनिमल वेस्ट, है ना, जो कि केमिकली, जिससे हम सॉइल को केमिकली नहीं ट्रीट करेंगे, वो एक ऑर्गेनिक मैन्योर होगी, जिससे हम where we will be focusing not on we will be focusing on the plant health, प्लांट की हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाएगा। सो जो प्लांट का प्रोडक्ट होगा दैट विल बी बेटर इन न्यूट्रिएंट्स एंड टेस्ट एज वेल। सो मेनी अदर मेथड्स आर देयर विच वी कैन मेक यूज। बायोपेस्ट कंट्रोल है, ठीक है, तो केमिकल, so this you can do and or I will get it done on Monday.